अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत ने अभी सांस ही लिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल एहतजाज की कॉल दे दी है। 24 नवंबर को कारकुनान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 मुतालबात भी सामने रखे गए हैं, जिसमें कारकुनान की रिहाई, 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा, आइन और कानून की बालादस्ती और उसकी जमहूरियत की बहाली की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंडेट वापसी की भी बात कर रही है। सियासी कमेटी बनाई गई है, उसको सीगा राज में रखा गया, जो पूरी प्लानिंग कर रही है एहतजाज किस तरह होगा, कौन कहाँ से आएगा और किस तरह मामला को जो है डील किया जाएगा। इस बार एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खासी पुरअज़म दिखाई दे रही है। रहनुमा क्या मुलाहिज़ा कीजिए। खान ने कॉल पाकिस्तानियों को दी है, आप अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे तो हम अपने भाई को भी बाहर ले आएंगे। खान साहब इज खान साहब, ही इज द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर, वी फॉलो। हमारी तैयारी हर मुकम्मल होती है, हम हर वक्त तैयार। एक बदली तो अभियान नहीं बता सकता था, एक बदली बस तय होगी। ये आपने रहनुमाओं के दावे सुने। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी रिहाई के बाद सियासी तौर पर खासी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। पेशावर में मेल मुलाकातें कर रही है, रहनुमाओं के इजलास बुला रही है, उनको टास्क भी दे रही है। साथ साथ हमने देखा कि इस पर जब तनकीद हुई तो फैसल चौधरी जो है मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा बानी पीटीआई का सब पैगाम जो है वो कारकुनान तक पहुंचाने के लिए बुशरा बीबी सियासत में इन मामलों को देख रहे हैं, इससे ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं होगा। वकील इमरान खान फैसल चौधरी ने क्या कहा, आपको सुनवा। वो किसी तरह भी पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं है उनकी, ना ही वो पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, ना उनकी ख्वाहिश है। उन तक जो हदायत थी, वो बीबी साहबा की जो इनका पैगाम था वो उन्होंने वहाँ पे पहुँचाना था। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो नहीं होगी, क्योंकि बीबी साहबा के ज़रिए जो पैगाम रसानी जो है वो की जाती है। बुशरा बीबी के सियासी किरदार के हवाले से फैसल चौधरी बता रहे थे सिर्फ कारकुनान तक पैगाम पहुँचाएगी बानी पीटीआई का। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, स्पेकुलेशंस हैं कि वहाँ के बहुत से मामलात हैं उनको बुशरा बीबी देख रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इल्ज़ाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम 2 गवर्नमेंट्स हैं, एक अलीमिन गंडापुर रन कर रहे हैं, दूसरी बुशरा बीबी देख रही हैं। उन्होंने क्या कहा, ये भी मुलाहिज़ा कीजिए। ये है कि सूबे में एक पैरेलल हुकूमत तो चल रही है, 2 हुकूमतें चल रही हैं। एक जो है वो हमारी बुशरा बीबी साहब आई हैं, वो चला रही हैं, एक सीएम साहब चला रहे हैं। हम जो जमहूरी जमातें हम गवर्नर राज के खिलाफ है, पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, लेकिन आइन में उसकी शक मौजूद। मैं नहीं समझता इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल है जिसमें आप कह सकते हैं गवर्नर राज वैसे थे। देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार पुरअज़म है कि एक बड़ा एहतजाज होगा, कारकुनान रहा होंगे, बानी पीटे जेल से बाहर आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए स्पेस पैदा करेगी, अपने मुतालबात बनवाएगी। उसी जानिब हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 साल के लिए बिल्कुल होगी, उसके पल्ले कुछ नहीं आएगा, ये एहतजाज भी नाकाम रहेगा। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर हैं सियासी अमूर के, वो इस हवाले से क्या इज़हार ख्याल कर रहे हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। ये बहुत बुरी तरह से नाकाम होंगे, उसके बाद कम से कम 2 साल तक जो है ये दोबारा उठ नहीं सकेंगे। हुकूमत रोकने की बात कर रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार पुरअज़म है कि ये एहतजाज जो है लाजमी रंग लेके आएगा और कारकुनान को मोबिलाइज करके इस्लामाबाद पहुंचने की हदायत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इन सारे इशू से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा राउफ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राउफ साहब टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि बुशरा बीबी जो है बाकायदा तौर पर सियासत में आ गई हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कि बार बार हर चैनल ये उठा रहा है, कुछ थोड़ी सी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। खान साहब बसा औकात ये कह चुके हुए हैं कि मेरी फैमिली का कोई फ़र्द जो है वो नहीं आएगा, और ये कि मैं मौरूसी सियासत में यकीन नहीं रखता। और इसके साथ साथ बहसियत एक वाइफ के और बहसियत बहन के इन खवातीन जो है, मोहतरम खवातीन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इनका फ़र्ज़ भी है कि ये खान साहब की रिहाई के सिलसिले में जो जद्दोजहद हो रही है उसमें शिरकत करें, उसका फ़रीक बने, उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, बियॉन्ड दिस कॉन्टेक्स्ट इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ये तमाम जो स्पेकुलेशन है जो फैलाई जा रही है उसके पीछे एक मोटिव है कि वो सियासत में आ गई हैं। नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है मेरे भाई। लेकिन जो पार्टी इजलास है उसकी वो सदारत कर रही हैं, अरकान से मिल रही हैं, तो उससे तो यही लग रहा है कि पूरी जो 24 नवंबर की बानी पीटीआई की जानिब से, खान साहब की जानिब से जो डेट दी गई है उसको लीड करती हुई तो फिलहाल बुशरा बीबी दिखाई दे रही है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वंस अगेन आई विल डिनाई दैट। जिन्होंने लीड करना है वही लीड करेंगे इस स्ट्रगल को, इस मूवमेंट को। लेकिन बहसियत बेगम साहिबा के और बहसियत बहनों के इनकी कंट्रीब्यूशन है और रहेगी और होनी भी चाहिए, और वो मेजर कंट्रीब्यूशन है। आपको पता है कि अलीमा बीबी को अब 8 महीने जेल काट के आई हैं,
बुशरा बीबी बगैर किसी मतलब फॉल्स केसेस की बेसिस के ऊपर। अभी पीछे जो एक हमारा प्रोटेस्ट हुआ था उसमें अलीमा बीबी और उज़मा को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। वो तकरीबन 20-21 दिन जो है वो जेल में रह के आई हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में आप इनकी कंट्रीब्यूशन को देखें। और कोई पॉलिटिकल रोल जो है वो बिल्कुल खान साहब ने बारहा, आप उनकी स्टेटमेंट्स निकाल के देख लीजिए, वो बार बार ये कह चुके हैं कि मैं मारूसियत में यकीन नहीं रखता और मेरी फैमिली जो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं उनमें से कोई भी पार्टी में कोई पॉलिटिकल रोल जो है वो नहीं अदा करे। देखिए फाइनल जो है कॉल दी है इमरान खान साहब ने और उसका ऐलान आकर अलीमा खान साहिबा कर रही हैं, तो जो पार्टी की लीडरशिप है उसके जरिए ये मैसेज क्यों नहीं आया? अलीमा खान साहिबा को आना पड़ा, तो क्या लीडरशिप उस तरह से नहीं कर पा रही थी परफॉर्म जो फैमिली के दीगर लोग हैं वो लीड कर रहे हैं? अब फैमिली चूंकि मिलती है जाके, तो इसलिए अलीमा बीबी ने बाहर आके खान साहब ने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि तुम जाके ये ऐलान करो। उन्होंने आके ऐलान किया। कौन और करेगा? या तो हमें मिलने दें ना जी, या तो उमर साहब को मिलने दें, शिबली साहब को मिलने दें, बाकी जो लीडरशिप है गौर साहब को उनको मिलने दें, तो ये लोग आके ऐलान करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको मिलने नहीं दिया जा रहा। आप कह रहे हैं कि मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, डैट्स वाई फैमिली जो है वो आगे आकर पूरे मामले को देख रही है, बात कर रही है। जो मैसेज है खान साहब का, इसलिए फैमिली जो कारकुनान तक और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वहां तक पहुंचा रही है। जी, वो आके खान साहब जब उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं किसी सिलसिले में आदल, तो वो आके स्टेटमेंट देती हैं। अलीमा बीबी अदरवाइज कोई बात नहीं करती। खान साहब अगर उनको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम जाके ये बात करो, तो वो करती हैं आके। जी ठीक है, लेकिन रऊफ साहब हमने देखा जो 26वीं आईनी तरमीम थी उस मौका पर मुलाकातें हुई बानी पीटीआई से, रहनुमा गए जेल में जाके, अडयाला जेल में खसूसी तौर पर इजाजत मिली और जाके मिले भी। खसूसी इजाजत मिली, वो 26वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में उनकी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए अदालत ने कहा और जाके मिले। रूटीन में जो हमारी वंस ए वीक मुलाकात होती थी, मैं उन मुलाकातों में जाता रहा हूं मेरे भाई। एक हफ्ते जो है वो पॉलिटिकल टीम की मीटिंग होती थी, वो पिछले 12 हफ्तों से बंद कर दी गई है। ठीक है, अभी मुतालबात है कि 26वीं आईनी तरमीम उसको रोल बैक करना है, जो केसेस हैं वो ख़त्म करना है, मुल्क में आइन और जमहूरियत जो है वो बहाली, ये मुतालबात है। तो क्या लगता है इसमें इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी? क्योंकि तवील अरसे से देख रहे हैं हम, आप स्पेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जो आपकी क़यादत जो सारे मामला देख रहे हैं, अलीमा खान साहिबा हो कि बुशरा बीबी हो, उनमें भी एक डिवीजन की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पेशावर में लोगों को मिल रही हैं, लेकिन जो थोड़ा प्रो अलीमा खान साहिबा है उनको रसाई नहीं है बुशरा बीबी तक, उनको इन्वाइट भी नहीं किया गया। देखिए, ये डिवीजन की सियासत से आप आगे बढ़ सकते हैं? कोई डिवीजन नहीं है पार्टी में, किसी में कोई डिवीजन नहीं है। पार्टी इज वन बिहाइंड खान साहब। ठीक है, कोई डिवीजन नहीं। 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, रोल बैक करने की बात कर रहे हैं। उस टाइम मौलाना के साथ आप लोग राब्ते में रहे, उनके जरिए मुलाकात भी होगी आपकी, कुछ इजलासों में भी शिरकत कर ली, तो अभी उसको रोल बैक करने की बात कर रहे हैं, मुतालबा रख रहे हैं? जी बिल्कुल रख रहे हैं। इसके अलावा हम बेगुनाह कैदियों की रिहाई का मुतालबा रख रहे हैं, आइन और जमहूरियत की बहाली का मुतालबा रख रहे हैं। ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट है। कानून की बहाली का, उसका भी मुतालबा है, सारा है। तो ये तमाम चीजें जो है, इसके बगैर मुल्क जो है वो आगे नहीं चल सकता, स्टेबलाइज नहीं हो सकता। मुल्क के मसाइल बढ़ते जाएंगे। और ये सिर्फ पीटीआई ही है जो कि जिसने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि जी हमने मुल्क में आइन और जमहूरियत को बहाल करना है। आइन और जमहूरियत की बहाली इसलिए है, देखें, अगर आप पाकिस्तान की ट्राइकोटमी पावर का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको देखिए, तो उसमें अदलिया जो है एक पिवटल रोल प्ले करता है। जब आप अदलिया को एग्जीक्यूटिव के ताबे कर देंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने किया है, तो उसके बाद 3 सतूनों में से एक सतून जो है वो मिसमार हो जाता है। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत 2 सतूनों के ऊपर खड़ी है, क्योंकि अदलिया का सतून जो है वो इन्होंने एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया है। आप जुडिशल कमीशन में आपकी पार्टिसिपेशन, आप कह रहा कि वहां जाके बैठे, उसका हिस्सा बन गए, तो उस टाइम हिस्सा बनना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जी, वो फैसला किया था कि चूंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फरीजा जो है वो अदा करने जा रहा है ये बेंच नो, तो इसलिए हमें कम से कम अच्छे जजेस को अदालतों में बिठाने के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए। क्योंकि हुकूमत की तो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। हुकूमत तो चाहती है कि उनके घर के जो मुलाजिम हैं वो जज बन जाएं, और ये यही करती रही है। जरा पास्ट के ऊपर, माजी के ऊपर आप नजर दौड़ाइए, आपको जस्टिस कयूम नजर आएंगे, आपको तारड़ साहब नजर आएंगे, पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस लेके जहाज पे चढ़ते हुए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस को खरीदने के लिए। आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर PMLN का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ बरादरान का अटैक नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अब ये वाला जो एहतजाज है, ये फाइनल कॉल दी है, ये बाकी जो पहले एहतजाज करते रहे हैं, गड्ढापुर साहब आए, KPK से कारकुनान के साथ आए, पूरा असरार तौर पे वापस चले गए, तो ये कितना मुख्तलिफ होगा उसे?
ये एहतजाज? ये वक्त आने के साथ आप बताएंगे, मैं आपको सब कुछ बता दूं तो रात को सब उठाए जाएंगे लोग। ये भी अभी सीधा राज रखा हुआ है, सियासी कमेटी का भी नहीं बता रहे जो पूरा डिसाइड करे, पूरे मामलात को देख रही है, मतलब अभी चीजें पाकिस्तान छुपा के रखे हुए हैं। मेरी बात सुन ले ना जी। अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, मेरे पास हकायक मौजूद हैं, मेरे पास फैक्ट्स मौजूद हैं, अगर मैं बता दूं तो रात के रात वो सब उठ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? अभी क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या लोग इसी तरह पहुंचेंगे? डीचओ की कॉल दी है, क्या वहीं पहुंचेगी कि लीड करते हुए लाहौर से काफिले आएंगे, पेशावर से आएंगे? कैसे इसको करेंगे, क्या प्लान है? वक्त आने के ऊपर तमाम बातें बताई जाएंगी, वक्त से पहले कुछ नहीं बताया जाएगा। आई एम सॉरी। ठीक है। अच्छा, अभी आप कंडेम करने की बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ को जिस तरह अभी आपने ही कहा कि लंदन में जिस तरह उनको थ्रेट किया गया, धमकी दी गई, इसको कंडेम करेंगे? नहीं होना चाहिए। मुझे हकायक का पता ही नहीं है कि क्या उसी बात है कि क्या इन सब लोगों ने जो पिछले 8 फरवरी के बाद जिस तरीके से इलेक्शन लीडा, क्या उसका ऊपर इनकी तरफ से किसी ने कंडेमनेशन किया है कि जी अवाम का मैंडेट चुराया है और अवाम के ऊपर जो जुल्म जबर इन्होंने और जो फस्तायत जो वो बरसाई हुई है, क्या उसका इनको अफसोस है? क्या इन्होंने अपने अफसोस का इजहार किया? ये क्यों अब डिस्प्रोपोर्शनेट गुफ्तगू जो है आप चाहते हैं? मुझे हकायक का इल्म होगा जब, तो मैं डेफिनेटली, अगर उसमें कोई गलत काम है तो मैं डेफिनेटली ओपनली करता हूं, मैं ब्लेटेंटली ब्लंटली बात करता हूं। नहीं, आप डेफिनेटली देख रहे होंगे ना, सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे होंगे जिस तरह गालियां दी जा रही हैं, मेरे पास वक्त नहीं है जी, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं देख पाता जी, मेरे अपने बड़े काम है, GIT वगैरह में मैं अपियर हो रहा हूं, तो उसमें आई हैव बीन बिजी विद दैट, मैं देख नहीं सका। मैं देखूंगा तो फिर बात करेंगे। अच्छा, बाकी बात कर रहे हैं गंडापुर साहब कि कफन बांध कर निकलना है, तो क्या ये फाइनल कॉल है? वायलेंस भी हो सकती है इसके अंदर, कफन बांधना, इस तरह की चीजें एक पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए मुनासिब अल्फाज है? देखिए, हमारे किसी पॉलिटिकल इवेंट में आज तक वायलेंस नहीं हुआ। दर्जनों जलसे खान साहब ने किए, एक गमला तक नहीं टूटा। उसके बाद भी जो हमारी प्रोटेस्ट हुई है उसमें कोई वायलेंस नहीं हुआ। वायलेंस हमारी ट्रेडिशन नहीं है, वायलेंस बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की ट्रेडिशन है। उनके साथ जरा बात कीजिए, उनको बिठाइए। ये एक पॉलिटिकल एक होती है, जब आप करते हैं, स्पीच करते हैं, तो इस किस्म की गुफ्तगू हो जाती है, लेकिन हमारे किसी भी पॉलिटिकल इवेंट में कभी ना वायलेंस हुआ है और ना ही इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में होने वाले इवेंट्स में वायलेंस होगा। ठीक है। अमेरिका में बड़ी तब्दीली आई, अमेरिका में बड़ी तब्दीली आई, हमने ऑब्जर्व किया यूएस इलेक्शन को अमेरिका में, तो उसके बाद पाकिस्तान में भी उसको देखकर कुछ सोचा जा रहा है कि शायद यहाँ पर भी तब्दीली आए। क्या उम्मीदें हैं ट्रंप की जानिब से, जो अगले सदर बन चुके हैं, वोट लेंगे, कुछ इस तरह का मैसेज आ जाए, क्या उससे कोई रिलीफ मिल सकता है? क्योंकि मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस जो है पाकिस्तान में वो शुरू हो गई हैं। देखिए, मैं एक थिंक टैंक भी चलाता हूँ, जियो स्ट्रेटेजिक जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनके ऊपर मेरी नज़र होती है। रियासत के जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो किसी एक शख्स की ताबे नहीं होती हैं। कम से कम जो जमहूरियत है जिस मुल्क में, वहाँ बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी इनपुट ले के पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। इस किस्म की कोई उम्मीद लगाना, मैं फील करता हूँ कि बचकानापन होगा। मैं इस किस्म की कोई उम्मीद लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। उनकी अपनी पॉलिसी हैं, उनके अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो उनके अपना एक कॉन्डक्ट होगा, उसको देखेंगे। जब नई हुकूमत आएगी, भी तो उसमें 2 महीने से ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, जब वो आएंगे तो उसके बाद देखेंगे कि क्या पॉलिसीज़ वो अनवेल करते हैं, कौन से वो लोग हैं। लोग तो अब आ गए, उन्होंने अपनी वर्चुअली सारी कैबिनेट का अनाउंस कर दिया। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल लोग भी हैं, लेकिन पॉलिसी तो प्रेसिडेंट बनाएंगे जब, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि हम कमेंट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, एहतजाज के लिए आ रहे हैं, फाइनल कॉल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुतालबात जो हैं वो मनवाने के लिए बैठना तो पड़ेगा, तो हुकूमत के साथ बैठ जाएंगे किसी बातचीत के लिए? एहतजाज के मौका पर प्रेशर डेवलप कर लिया, टेबल पे आके बात करेंगे? बैठा जाता है और बात की जाती है उन लोगों से जिनके पास कोई ताकत होती है और जिनकी कोई लेजिटिमेसी होती है। जिस हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, ना इनकी लेजिटिमेसी है, ना इनकी रेलेवेंस है, और ना इनके पास कोई ताकत है, तो उनसे बात की जाएगी जिनके पास ताकत है, अगर मौका मिला। और मेरा ख्याल है, मैं तो आपको पता है कि पिछली काफ़ी देर से यही प्रीच कर रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे बैठना पड़ेगा। और इस्टेब्लिशमेंट और PTI में जो बातचीत है, मैं उसको इनएविटेबल कहता हूँ कि उसके बगैर मुल्क जो है वो आगे नहीं चल सकता। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, उसके बाद बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो ये नागुज़ीर है, ये जो डायलॉग है। खान साहब ने भी 3-4 दिन कहा है कि अल्टीमेटली तो हम बातचीत की टेबल के ऊपर बैठेंगे, तो ये होगी।
अल्टीमेटली होगा, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर माहौल जो है, एक कंजीनियल एंड कंड्यूसिव माहौल जो है वो होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली ये वो हुकूमत वो उस किस्म का माहौल बनाने में नाकाम रही है। लेकिन अब देखते हैं कि 24 के बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे। और हालात के मुताबिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट से नहीं होगी, एस्टैब्लिशमेंट से होगी, लेकिन हुकूमत जिस तरह सरेंडर तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। आप प्रोटेस्ट लेकर आएंगे, वो रोकने की कोशिश करेंगे, जिस तरह पहले उन्होंने आपके बहुत से प्रोटेस्ट रोकने की कोशिश की, वायलेंस भी हुई, मारधाड़ भी हुई, तो इस बार भी मामला फिर उसी जानिब बढ़ेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है जी, इनका क्या कॉन्डक्ट है, इनका क्या रोल है। हम अपनी तैयारी करके आएंगे, प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, इनको नहीं रोकना चाहिए। इनका कोई राइट नहीं है, इनके पास आईनी हक नहीं है, कानूनी हक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें पता है कि ये रियासत की फस्तायत का इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी पुरअमन रहेंगे, हमारे लोग जो हैं, हमारे फॉलोअर्स जो हैं, वो कंप्लीटली पुरअमन रहेंगे। एक पुरअमन एहतजाज होगा और हम इंशाअल्लाह ताला इसको जरूर रिकॉर्ड करवाएंगे। चले लास्ट में बता दें, केसेस जो है बानी पीटीआई पे 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, इसमें सजा का खदशा है, जाहिर किया जा रहा है कि अनकरीब उस पर सजा होने वाली है। देखिए जी, जितने भी केसेस उनके खिलाफ सब फेक फ्रिवलस केसेस आए हैं, फ्रॉडुलेंट केसेस उनके खिलाफ इंस्टीट्यूट की गए हैं, लोअर कोर्ट्स में उनको सजा दिलवाई गई है। और जिस तरीके से दिलवाई गई है वो भी आपने देखा होगा। अब हमें खौफ है कि जी बिल्कुल इस दफा फिर ये लोअर कोर्ट्स को इस्तेमाल करके सजा दिलवाएंगे। लेकिन चूंकि इन मुकदमात में कोई इनकी कोई हैसियत नहीं, इनकी कोई बेसिस नहीं है, इनमें कोई ट्रूथ नहीं है, तो ये जब भी हायर कोर्ट्स में जाएंगी, हाई कोर्ट लेवल के ऊपर जाएंगी, तो ये क्वॉश हो जाएंगी। जैसे कि पास्ट में 4 मुकदमों की जो पनिशमेंट्स है वो क्वॉश हो चुकी हुई है, ये भी क्वॉश हो जाएंगी। लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि जी खान साहब जो है वो जेल के अंदर ही रहें, क्योंकि वो उनके साए से भी ये खौफजदा हैं, डरते हैं, कांपते हैं। इनकी टांगों में जान नहीं रहती कि खड़े हों, जहां होते हैं वहां गिर जाते हैं। इस हद तक खौफ तारी है खान साहब का इनके ऊपर। और आपको उम्मीद है कि इस एहतजाज के बाद खान साहब बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे? देखिए जी, हमारी हमने कहा है कि तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई, खान साहब सबसे लीड के ऊपर है उन बेगुनाह सियासी कैदियों में जिनको बेगुनाह जेल में रखा गया है। या डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद साहब हैं, हमारे सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, और बहुत से लोग हैं। बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल एहतजाज की तहरीक के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या होगा। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद मेहमानों से बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, हम जरा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से ज़रा कुछ नाराज़, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं वजह उसकी क्या है। जुडिशल कमीशन में मुनासिब नुमाइंदगी ना मिलना, बिलावल भुट्टो इसका इजहार कर रहे हैं। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खान साहब, माहिर कानून हैं, रियासत अली आज़ाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उज़मा कारदार साहिबा रान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और कादिर मदोखेल साहब रान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कादिर साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, फाइनल कॉल है, हुकूमत भी डट के खड़ी है कि इस बार नहीं आने देना, लेकिन वही पुरज़म है। क्या लग रहा है, मामला तसादुम की जानिब बढ़ रहा है? ये कोई पहला कॉल तो नहीं है पीटीआई का जो आप तसादुम की बात करें। हाँ, तसादुम तो वो जरूर उनकी नियत है, लेकिन ये फाइनल है क्योंकि इनकी सारी प्लानिंग सारी, तो ये पहले फाइनल के बाद क्या होगा? फाइनल के बाद क्या होगा, ये तो कहते हैं कि वो कहते हैं कोई ना कोई फाइनल के बाद नतीजा निकलेगा। इस बार नतीजा कोई नहीं निकलेगा। ट्रम्प अंकल जो है ना, उसने भी हाथ खड़े कर दिया है, वो बेफिक्र हो जाए। नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। ये होगा 200-400 केस अपने ऊपर और लगाएंगे, क्योंकि वो कानूनात मिलेंगे तो यकीनन जो है ना वो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है ना वो हरकत में आएगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सबसे पहली बात तो ये है कि इससे पहले 3 मरतबा अली गंडापुर साहब पीटीआई के कारकुनों के जज्बात को वो बेच चुका है, जिसके पहला सबूत ये है कि वो 8-10 घंटे कहाँ गायब थे, जिसका ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर पे बताया। दूसरी मरतबा 24 घंटे वो कहाँ गायब थे, और फिर 12 जिलों से होते हुए सुलेमानी टोपी पहन के, और वो जब पहुंचे उसके बाद क्या हुआ, और उन्होंने ये कहा कि 26वीं तरमीम नहीं होगी, मेरी बात हो गई। ये किससे बात हुई है? आज भी मैं ये कहूंगा कि आज फैसल चौधरी साहब के जरिए या अलीमा बीबी के जरिए इमरान खान साहब ने जो एहतजाज का ऐलान किया है, तो इसका मतलब अली गंडापुर हो गया, उमर अयूब हो गया, ये जनरल सेक्रेटरी हो गया, इन सबके ऊपर अदम एतमाद जाहिर कर दी इमरान खान साहब ने
क्योंकि वो लोग जो है ना अपनी जगह पे रह गए और वो अपनी बहन के जरिए जिसको मारूसी सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं उनके जरिए उन्हें ऐलान किया है। लेकिन साथ साथ में ये भी सवाल उठा रहा हूँ, आज 15 तारीख है, 24 का ऐलान है, पंजाब मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रहा है और हो रहा है। तो आप ये बताओ कि सिंध में पहले कुछ नहीं था उनका, बलूचिस्तान में पहले कुछ नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा के वो सरकारी मुलाजमीन को लिया है जहां 10,000 और A ग्रेड दे के उन्हें किया। तो ये फिर एक मरतबा इंतशार फैला रहे, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा और हासिल कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं हासिल कुछ नहीं होगा। अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में राव फैसल साहब हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि फैमिली इसलिए आगे आई है क्योंकि जो लीडरशिप है उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। उस बात से भाई ये बता दें कि अब देख रहे हैं कि जो करीबी लोग हैं, खानदान के लोग हैं, वो आगे आए हैं, लीड कर रहे हैं। बुशरा बीबी इजलास की सदारत भी की उन्होंने पेशावर में, आज मिली भी हैं लोगों से। तो क्या लग रहा है फैमिली और साथ में फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टफ टाइम देगी हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। उन्होंने फाइनल कॉल कहा, आपने मान भी लिया। मैं तो इस बात पे बड़ी अम्यूज़ हो रही हूँ। देखिए, पीटीआई वालों को बहुत मुबारक हो, उनकी नई चेयरपर्सन जो हैं वो बुशरा मानिका हैं और नाम मेरे ख्याल में बदल के अब तहरीके मुवक्किलीन रख लेना चाहिए, क्योंकि जो बानी साहब हैं वो तवक्कल सारा मुवक्किलीन पे करते हैं। उन्हीं के मशवरे से उन्होंने 3.5 साल पहले भी पाकिस्तान को चलाया था और ख़ुद उन्होंने अपने मुंह से माना कि जो मेरी मुर्शिद है उससे ज़्यादा अक्लमंद तो कोई दुनिया में है नहीं और मैं उसी से पूछ कर रियासत के सारे काम चलाता हूँ। तो अब अमली मुजाहरा भी हो गया है, बिल्ली जो है वो थैले से बाहर निकल आई है और अब जनाब उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा हैं उन्होंने हाई कमांड संभाल ली है पीटीआई की। सारे जितने भी एमएनए और एमपी हैं उनको जनाब वहाँ भी बुला लिया गया है, उनको ऑर्डर मिल गए केपी आने के लिए और उनकी सदारत में इजलास हो रहे हैं, उनकी सदारत में स्ट्रेटजी दी जा रही है। कहाँ गए वो बेचारे बैरिस्टर गोहर? मेरे ख्याल में जो शरीफ लोग थे 2-4 पीटीआई में, वो तो बिल्कुल ही बानी साहब को जो है ना एक आंख नहीं भाते और उनको हर वक्त वो उनकी तजलील ही होती रहती है। वो बेचारों ने क्या दे दिया था ट्वीट के, जी बानी साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, 1 घंटा वर्जिश करते हैं। तो वो जो उनको गाली गलोच शुरू हुई, पीटीआई ने उनके पीछे ही पड़ गए हाथ धोर के। ना वो को सलमान अकरम राजा को पूछ रहा है ना किसी और को। मतलब वो कोर कमेटी जो है वो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो पपेट बन के रह गई है, क्योंकि उसको कोई पूछता नहीं है। या तो पहले जिब्रान लियाज से पूरी जो लीडरशिप, सो कॉल्ड लीडरशिप है पीटीआई की, उसको ताने दिए गए और उनको कहा कि आप लोग बिल्कुल कोई सही काम नहीं करते हो। तो वो अब देखिए, ये अब जो है कोई इनका सर पैर नहीं है, ये अब इंतशार ज़दा पार्टी रह गई है। मारूसी सियासत इस वक्त अरूज पे है, बहनों की और जो बेगम साहब हैं उनकी सख्त खींचातानी है। सुना है कि जो लोग नज़दीक हैं नीमा खान के, उनको तो इनवाइट ही नहीं किया गया इस मीटिंग में, तो वो उनका तो कला कमा वो पहले ही हो गया है। तो अब आप देखते जाएं क्या होता है आगे। अब हम तो बड़े इंटरेस्टिंग ये देख रहे हैं डेवलपमेंट। बाकी देखे जी, ये गंडासा खेलते 5 साल गुजर जाएंगे। पहले कौन सी कोई सब जानते हैं, हम मानते हैं, हम पूरा हम क्रेडिट देते हैं गंडापुर को कि वो मौला जट हैं और गंडासा वो खेलते बहुत अच्छी तरह खेलते हैं, लेकिन खुदा के लिए अब शौक पूरा कर लें। लेकिन गंडापुर साहब, आप जिस तरह जो उनको कह रही है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी है, वो खुद थोड़ा सा लीड कर रही हैं, जिस तरह इजलास की लोगों को मिली भी हैं आज। लेकिन हम देख रहे हैं कि मामला तसादुम, यानी हुकूमत आप भी वहीं खड़े हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वहीं खड़ी हुई है। रियासत साहब, आईनी और जमहूरी हक है एहतजाज करना, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर पर कफन बांध कर निकलना और जिस तरह के मुतालबात आ रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको रोल बैक भी करना शामिल है, तो क्या होना लग रहा है जा रहा है, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामी साहब, बात यह है कि आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 16 और 17 किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली का राइट देती है, लेकिन वो राइट है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ।
लेकिन अगर आप उसकी वायलेशन करते हैं तो फिर तो उसकी इजाज़त जो है, अगर आप उससे बियॉन्ड जाते हैं तो आपके खिलाफ अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड किया जा सकता है। लेकिन इफ़ विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ दोज आर्टिकल अगर वो अपना प्रोटेस्ट या एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, वो अपोजिशन में हो, वो गवर्नमेंट में हो, वो कोई भी हो, कोई और तंजीम है, उसको ये हक है कि वो ये कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप इस की आड़ के अंदर आप अगर कोई लॉ ब्रेक करते हैं, कोई वायलेशन करते हैं तो वो ऑफेंस है। लेकिन ऑफेंस में भी फिर ये देखना है कि वो ऑफेंस 788 ना हो, ठीक है, फिर उसके अंदर जो डकैती की सेक्शन से वो ना हो। देखें पॉलिटिकल पार्टी से आज जो गवर्नमेंट में वो कल अपोजिशन में होंगे, अपोजिशन वाले गवर्नमेंट में होंगे, ये हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारी मुल्क की हैं, हम तमाम की रिस्पेक्ट करते हैं और तमाम के इक्वल राइट्स होने चाहिए और तमाम को यह हक हासिल होना चाहिए कि वो विद इन द पैरामीटर ऑफ द आर्टिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वो अपना एहतजाज करे। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी जमात हो, उसको लॉ की वायलेशन का हक नहीं दिया जा सकता। ठीक हो गया हाफ साहब। 26वीं आईनी तरमीम जो है रोल बैक करना पाकिस्तान तरीके से 4 जो मुतालबात रखे हैं उनमें से एक ये भी मुतालबा है, तो ये मुमकिन हो पाएगा? या जो हमने देखा कि जो बेंचेस बने हैं आईनी बेंच खसूसन उसकी तश्कील या जजेस के ऊपर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एतराज़ था वो उसकी रीज़न लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की अगर पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो 4 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। एक आपकी पार्लियामेंट है, दूसरा आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तीसरा पाकिस्तान की अदलिया है और चौथा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। अब अगर 4 फैक्टर्स जो है वो सारे के सारे एक तरफ हों और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिर्फ एक तरफ हो तो आपको इस सारी चीज़ का रिजल्ट्स जो है वो दीवार पे नज़र आ जाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको 2014 के अंदर नज़र आई थी कि जब इस्लामाबाद के अंदर डी चौक के अंदर जब आपने धरना दिया तो उस वक्त ये था कि ना पार्लियामेंट ने साथ दिया, ना उसके बाद ये है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट थी ना उसने साथ दिया और ना पाकिस्तान की अदलिया ने जो है उसके अंदर इंटरवीन किया। और अल्टीमेटली आपने ये देखा कि वो असम्बली का सेशन चलता रहा और फिर एक APS का इंसिडेंट हुआ और उसके बाद चीज़ें जो है वो कॉल ऑफ की तरफ चली गई। दूसरा आदिल ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास डायलॉग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप जिस तरह आज़ाद साहब ने कहा एहतजाज बिल्कुल हक है, लेकिन अगर आप एक नैरेटिव के साथ इस्लामाबाद के अंदर आएँ कि जी हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर करती है कि आप लॉ की ब्रेकिंग की तरफ जा रहे हैं। और आपके इस्लामाबाद के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया हुआ है कि जिसके अंदर उन्होंने आपकी सर्टेन एरियाज़ को ऐसा डिक्लेयर कर दिया है कि वहाँ के ऊपर आपकी कोई ना असेंबली हो सकती है और ना आप उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इंस्टेड ये है कि इन पॉलिटिकल ऑप्टिक्स में जाने की बजाय, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को प्रॉब्लम में डालने की बजाय इन पॉलिटिकल पार्टी से बात की जाए और वो पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इस सारे मसले का हल की तरफ जाए। मेरा ख्याल है ये सब के लिए बेहतर है। मतलब डायलॉग आप कह रहे हैं उसके अलावा तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरा आपने बिल्कुल दूसरा आपने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। अब आदिल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, दूसरा उसके अंदर जजेस की एलिवेशन का प्रोसेस है और तीसरा उसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। अब 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के अंदर आएगी वो उन्हें सूट करती है और इसीलिए PTI इस बात पे बात नहीं कर रही कि पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रोसेस ठीक नहीं है या जजेस के एलिवेशन का नहीं है, चूँकि दोनों में उन्होंने हिस्सा भी लिया है। असल उनका एक प्रॉब्लम ये है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आदिल जो है ना वो पीपल्स पार्टी का बेबी है, ना UUI का है, ना PMLN का है, ना किसी गवर्नमेंट अलाई का है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बेबी था जो उन्होंने इस तरह से उसको पिच किया कि जस्टिस फाइज ईसा का रास्ता हमने किस तरह रोकना है और हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाएंगे, गवर्नमेंट जाएगी नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो रोल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था और उन्होंने बिलावल साहब को या गवर्नमेंट को कंसीड करके इनकी तरफ गए। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी इनका है, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को भी ये मानते हैं और जजेस का भी जो है, तो फिर मेरा ख्याल है वजह नुमाइंदगी है उस पर बिलावल साहब को भी तहफुजात है, बल्कि अलहदा भी हो साहब अलहदा हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहफुजात का इजहार कर रही है। आईनी तरह भी बड़ी मुश्किल से पास करवाई थी, तो ये क्या वजह हो गई कि इतनी जल्दी नाराजगियां पैदा हो गई?
देखिए, पहले तो रियासत अली आज़ाद साहब को और हाफिज साहब की बात पे कमेंट करूंगा, फिर इसकी तरफ आऊंगा। रियासत अली आज़ाद साहब ने बड़ा जबरदस्त बात की आर्टिकल 15 और 16 क्या दी, और ये भी कहा कि उनकी भी बाउंड्री है, यकीनन वो बाउंड्री से बाहर होंगे। क्या पीटीआई की तारीख, पीटीआई का माजी ये नहीं बता रहे कि वो तशद्दुद से भरा हुआ तहरीक है इनका? नंबर एक बात, क्या इमरान खान साहब ने खुद नहीं माना कि मैंने पेट्रोल बम मेरे घर से फेंक के गए? ये अभी की बात है, जेल के अंदर ही, जेल कोर्ट के अंदर उसने बात की है। क्या जेएचक्यू पे धरने को उसने खुद नहीं माना? और फिर मैं एक बात ये दिला दूं, अभी 2-4 साल पहले इस्लामाबाद में एक मियाँ बीवी जो सिकंदर नामी था, उस तो किसी को जख्मी नहीं किए, जो हमारे जमूर खान साहब ने उसको काबू किया, उस पर 780 लगा। 780 इस वजह से लगता है कि 1997 का जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसमें 61 भी ये कहता है कि हर वो अमल जिसमें माशरे में खौफ वरास पैदा हो जाए वो 780 में आता है। तो क्या इनकी घास को आग लगाना, एटीएम मशीनों को आग लगाना, जेएचक्यू पे धरना करना और कोर कमांडर हाउस में घुसना और फौजियों की वर्दी लहराना और ये सारी चीजें, शोहदा की यादगारों को तोड़ना, एमएम आलम की जहाज की जो डुप्लीकेट है उसको जलाना, कर्नल जैल खान की मुजस्मे को जलाना, क्या ये तशद्दुद नहीं है? क्या ये माशरे में खौफ हरास पैदा करने वाली सेक्शन नहीं है? तो यकीनन अगर ये नहीं होगा तो नहीं होगा, नंबर एक बात। दूसरी बात जो ऑफिस साहब फरमा रहे हैं वो ये सारी चीजों की जो बात है जजेस के अपॉइंटमेंट में, हाफिज साहब मैं भी पिछले 30 साल से वकील हूँ, प्रैक्टिस करूँ सुप्रीम कोर्ट तक। क्या माजी में चीफ जस्टिस अपनी चमचों को भर्ती नहीं करते थे? क्या माजी में चीफ जस्टिस अपने चैम्बर के और बांजे भतीजों को भर्ती नहीं करते थे? सिंध हाईकोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऐसा गुजरा है जिसने अपनी दामाद के एनरोलमेंट लाहौर हाईकोर्ट से ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ सिंध हाईकोर्ट बार फिर हो गई, तब जाके छोड़ना पड़ा। आज भी उसका लोंडा जो है अरबों रुपए में खेल रहा है क्योंकि जजेस के साथ उनकी लाइन है। आज भी उनका लोंडा जो है वो सिर्फ करोड़ों रुपए इस बात का लेता है कि वो स्टे ऑर्डर लेते हैं और स्टे ऑर्डर के बाद जाके वो केस 3-3 साल नहीं चलाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मौजूद नहीं है जिसने कहा कि कादिर साहब इसमें अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आप ही से बात करेंगे, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। अभी हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, फिर आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, मेहमानों से बात करेंगे। अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले कादिर मंदोखिल साहब फरमा रहे थे कि जो जुडिशल कमीशन है उसकी तश्कील के हवाले से जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके साथ बिलावल भुट्टो जिस तरह नाराज़ हुए हैं। जी अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा कादिर साहब। जी, इससे पहले जो ऑफिस साहब बात कर रहा था, ऑफिस साहब 2021 में पीटीआई के दौर में मैंने बिल जमा किया कौमी असम्बली में कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू, जात, नस्ल, जबान पूछते हो, एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट क्यों भर्ती करते हो? क्या माजी में सूबे के चीफ जस्टिस अपने चमचों को भर्ती नहीं करते थे? क्या अपने बांजे बदूजू चैम्बर के लोगों को नहीं करते थे? क्या 4-4.5 लाख जो पाकिस्तान में वकील है, कोई गरीब का बच्चा है सोच सकता है कि मैं हाई कोर्ट के जज बन जाऊं? ये सारे जो सिफारिशी भर्ती हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या अगर अब पार्लियामेंट के तमाम सियासी पार्टियों के लोग नुमाइंदे, आज अगर मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, कल पीटीआई की होगी, मौलाना की होगी, वगैरह वगैरह, तो फर्द वाइज से बेहतर है। दूसरी बात, आपने बिलावल साहब की बात की, बिल्कुल हमने इससे पहले भी बात की। उस्मा साहिबा मेरे साथ एक और शो में बैठी हुई थी, और मैं ये कहूंगी कि इससे पहले जो पंजाब में जो डिप्टी कमिश्नर लगाए गए, तो वो जो पीपल्स पार्टी की जहां एमएनए एमपी है उस डिस्ट्रिक्ट में एंटी पीपल्स पार्टी लगाया गया। हमने शोर किया कि बाबा आप मेरिट पे लगाओ, हमारे पसंद का नहीं लगाओ, मगर अपने पसंद का भी नहीं लगाओ। उसके बाद गवर्नर साहब ने जो बिल किया था वाइस चांसलर का, जो उन्होंने एतराज किए, लोग मनपसंद लोग हैं मुस्लिम लीग नून का, उसमें भी उन्होंने एतराज किए, बल्कि वो अजमा साहिबा ने तो बाकायदा ये कहा कि रबड़ स्टैंप है वगैरह वगैरह, तो हमने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जाके 26वीं तरमीम जहां पता नहीं कितने पॉइंट लेके आए थे, और मौलाना साहब और बिलावल साहब ने मिलके इनडायरेक्ट पीटीआई को भी राजी किए, और वो एक 22 जो वो था नुकात पे मुबनी मसौदा जिसके फाइनल किए, जहां पीटीआई ने इनडायरेक्ट गौर खान साहब ने और रऊफ हसन साहब ने तो कहा ये हमारा ही मसौदा है, तो ये क्या कामयाबी नहीं है पीपल्स पार्टी का, और उन्होंने किया। उसके बाद उसी हाड़ में जो जुडिशल कमीशन से बिलावल साहब निकले, उसकी भी वजह आपके सामने आ गई है कि वो प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं दी गई सूबों को, और उसके साथ साथ दरिया सिंध पे पंजाब हुकूमत नहरें निकाल रही है।
ये पहले खुश्क साली है, पहले ही आधा सिंध जो है ना वो सैलाब में डूबा हुआ है, तो आप अगर पानी भी रोकेंगे तो उसके बाद बचेगा क्या सिंध के पास? तो ये एहतजाज तो हमारा हक है, और हमारे सिंध के सदर निसार कोड़ो साहब ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो हमारा ये कहना है कि हम मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर है, उनके गुलाम नहीं है। हम सर झुका के हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो बात गलत है उनको हम गलत कहेंगे, जो काम अच्छे करेंगे उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। ठीक हो गया। उस वक्त पहले मुश्किलात बहुत है हुकूमत के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साइड पे हो जाती है, पाकिस्तान तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, तो कैसे हुकूमत के लिए मुश्किलात नहीं पैदा हो जाएंगी सस्टेन करना? जी देखें, जब एक कोलिजन गवर्नमेंट होती है तो इस तरह से छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, हल्की फुल्की मौसीकी में इसको कहूँगी। बिलावल साहब मोहतरम हैं, उन्होंने हमारे साथ मिलके बड़ी काविश की, 26वीं आईनी तरमीम में उनका एक कलीदी रोल था, और जो उन्होंने उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ बड़ी अच्छी एक वर्किंग रिलेशनशिप है। वो एक्चुअली पीएम साहब चूंकि बाहर गए हुए, वो आएंगे तो आई एम श्योर उनके सारे उनका इंतजार कर लेते, जब मिलते तो उधर ये बात हो जाती, मीडिया पे आके इस तरह बयान देना, बड़ा हार्ड किस्म का बयान दिया उन्होंने, और साथ में वो जुडिशल कमीशन उसे भी विड्रॉ करके बाहर आ गए। नहीं, वो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा मामला तय। अब देखें, जो पंजाब का मैं ज़्यादा इसलिए जानती हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग भी पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं, और पीपल्स पार्टी बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है। और मुझे अभी कुछ दिन पहले शाजिया आबिदीन की एमपीए हैं, उनको चेयरपर्सन हमने इलेक्ट किया है पॉपुलेशन काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी का। जो भी ये लोग कहते हैं, एक कमेटी फ़ौरन बनाई जब हमारे जब कच्चे के डाकुओं के मुतल्लिक कोई शिकायत आई थी कि वो उनके एमपीए पे कोई फायरिंग हुई उनकी हमशीरा के घर, तो स्पीकर साहब ने फ़ौरन कमेटी बनाई और उसकी अब तहकीकात हो रही हैं। तो वो हम इनको साथ लेके चलते हैं। देखें, डीसीज वगैरह जो हैं, अब जो मरियम नवाज साहिबा हैं, उनकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि किसी किस्म की ना कोई सिफारिश चलनी है, हर काम मेरिट पे होना है, और हम कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कोई हर चीज़ जो है वो बंद है। मैं एज एन एमपीए अभी तक हमें सख्ती से मना किया गया कि आपने ट्रांसफर पोस्टिंग के नजदीक भी नहीं जाना। अब ये चीजें तो चले, आप लोग जो उसी जमात के अंदर है, आप लोग की बात मानेंगे, लेकिन जो कोलेशन है जिनके वोट के साथ हुकूमत कायम है, काजी साहब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं मेरिट पे हो रहा है सब कुछ, इसलिए हम नहीं कर सकते, तो उम्मीद ना रखें कि पंजाब में उस तरह आपके कहने पे डीसीज लगेंगे। पंजाब में तो आपको पता है कादर साहब हमारी मेजॉरिटी है, लेकिन सेंटर में बिल्कुल हम एक जवाब ले लें, इनसे फिर दूसरे में बात करते हैं। जी जी कादर साहब। अदिल निजामी साहब, हमने ये नहीं कहा कि हमारी पसंद का लगाओ, मगर हमने ये भी कहा है कि आप अपनी पसंद का भी नहीं लगाओ। कम से कम उन डिप्टी कमिश्नर जो पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में मशहूर है, उनको तो नहीं लगाओ। हमने तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की, हमने अपना पसंद को ही नहीं बताया, मगर आपका पसंद का भी हमने मना किया कि आप भी अपना और ये मैं माजी की बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि यकीनन उज़्मा साहिबा ने सही बात की है कि मुस्लिम लीग नून को आगे बढ़ना चाहिए। बिलावल साहब की जो खदशात है, जो शिकायत है, उनको दूर करना चाहिए, और इसी वजह से हुकूमत चलती रहेगी। ठीक है जी। हाफ साहब आप कुछ कहना चाहते, रियासत साहब आप कुछ कहना चाहते? जी मंदोखेल साहब ने मेरी बात को चूंकि आंसर किया, मैं करना चाहूँगा। 7-8 ये कि मंदोखेल साहब जो PLD सुप्रीम कोर्ट 2020 पेज 1 ने गुलाम हुसैन केस जो आसफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है, उसके अंदर दहशतगर्दी को डिफाइन कर दिया गया है। जैसे आपने फरमाया है, ये बिल्कुल उसके उलट है। आपकी जो गुफ्तगू थी ये उस जजमेंट के उस पैराए के अंदर नहीं आती। यहाँ पे 144 होती है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वायलेशन हो तो 188 की FIR होती है, और उसके अंदर भी जो 195 CRPC सब सेक्शन 3 है उसके प्रोसीजर के तहत होनी चाहिए कि जिसने दफ़ा 44 लगाई वो कंप्लेनेंट हो या टू हुम ही सबॉर्डिनेट वो। यहाँ पे कि सब इंस्पेक्टर ASI FIR दर्ज कर रहा होता है। अब आ जाए कि जैसे आपने जजेस की बात की, अगर पहला तरीका गलत था तो मैं आपको सलाम पेश करूंगा मंदोखेल साहब कि आपने कहा कि कोई गरीब बंदा भी जज बन जाए। अब अगर वो पहले गलत था तो अब सियासी जजेस तैनात होंगे, वहां पे हुकूमत की मेजॉरिटी। अब जो जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार है ये तो बिल्कुल अदलिया को बिल्कुल लिटाने के मुतरादफ है। और दूसरी बात, ये कौन सी अदलिया है जिसके अंदर आप अपने हिस्से मांगे कि हमारे हिस्से के इतने जजेस होने चाहिए? ये अदलिया
ना हुई, ये लूटमार का माल हो गया, या उसके अंदर के अलावा यहाँ पे तो मुख्तलिफ जो चैम्बर्स हैं वो अपने हिस्से मांगते हैं, तो चैम्बर्स की बात कर रहे हैं। आप अगर वो गलत है तो क्या ये दुरुस्त हो जाएगा, ये दुरुस्त हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो पहले तरीकाकार था वो बिल्कुल शफाफ था और बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक वो जजेस का एक बेहतरीन अपॉइंटमेंट 2000 केसेस आईनी बेंच के सामने जा रहे हैं, सुनने जा रहा है आईनी बेंच। क्या कहेंगे इसको? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है कि रोल बैक कर दें। देखिए, मैं तो पहले कहता हूं कि ये जो आईनी बेंच बना है इसके अंदर हर वो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट तो है ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और जो अंडर आर्टिकल 199 हाई कोर्ट से डिसाइड हो के आएगा वो भी वहां पे जाएगा। जिस पिटीशन के अंदर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल का जिक्र होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। 187 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे जब ये बेंच बना है। अब आप देखना कि वहां पे 25 से 30 हजार 1-2 महीने के अंदर केसेस हो जाएंगे, ये चीखें निकल जाएंगी। अब वो जो आप चाह रहे थे कि अर्ली डिस्पोजल हो, ये बिल्कुल आपका एक ख्वाब साबित होगा। वो शुरू में मतलब 100-150 केसेस की बात हो रही थी, अब तो सारे केसेस वहां जा रहे हैं। मतलब कितने 2000 केसेस तो अगले हफ्ते सुनना है। आदिल, एक तो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे बात की जा रही थी तो यही एक आर्गूमेंट दिया जा रहा था कि जी अगर शरीयत बेंच बन सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्यों नहीं बन सकता। मैंने उस वक्त भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सोल्यूशन नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा और आपको प्रोविंसेस के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। और जब मैंने इस पे आर्टिकल लिखा तो बिलावल भुट्टो साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट्स के अंदर जो था उस आर्टिकल को भी शेयर किया कि ये है एक वे फॉरवर्ड जो है पाकिस्तान के अंदर, अगर आपकी पेंडेंसी है या पाकिस्तान के अंदर आपने जुडिशल सिस्टम को फंक्शनल करना है। दूसरा ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं उनके अंदर मेजॉरिटी जो है वो फेवरेटिज्म के अंदर, चेंबर्स के अंदर, नेपोटिज्म के अंदर और उसके बाद रिलेटिव्स के अंदर रही है। एक अच्छी एफर्ट पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम में की, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने उस वक्त जो है उसे आप ब्लैकमेल कर लें, उसको आप प्रेशराइज कर लें, 19वीं आईनी तरमीम कराई और उसके अंदर सारा टिल्ट अपनी तरफ ले गए। अब अगर पार्लियामेंट ने एक कॉम्बिनेशन बनाया है, उस कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल तो करके देखें ना। आप अभी से उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो गलत जाएगा। एक दूसरा ये देखें कि अगर पार्लियामेंट ने इस प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बनाया है तो क्या पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया? किसी एक शख्स ने, बार ने और क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी पे किया है? अब आपने उनको बनाया, पार्लियामेंट की विजडम आपको सामने आ गई। तीसरी उस चीज़ के अंदर ये है आदिल जो इंपॉर्टेंट है, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल पार्टीज पे बात कही थी कि जब ये सारा कुछ पीटीआई इस प्रोसेस का हिस्सा थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब से एक कॉन्फ्रेंस थी जो आपको मीडिया के अंदर भी नजर आई, और अब आप ये कहें कि जी हम 26वीं आईनी तरमीम नहीं मानते, आप असेंबली के अंदर भी जाते हैं, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में भी जाते हैं, जुडिशल कमीशन के मीटिंग्स के अंदर भी जाते हैं, आप ये ना उस चीफ जस्टिस को कहते हैं कि वो गलत है, ना उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को आप कहते हैं कि गलत है। अब ये है कि आप पर्सनैलिटीज की जगह जाके आप अल्टीमेट असल में ये चाह रहे हैं कि आपके लीडर्स जो हैं वो किस तरह बाहर आए। तो मेरा ये ख्याल ये है कि उसका जो प्रॉपर फोरम है, और वो भी आप कोर्ट से कोई एक जजमेंट दिखाएं जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने या पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एज ए पीटीआई जो है या उनके चेयरमैन के खिलाफ जो है वो कुछ जजमेंट दी हो। जब वो सारी चीजें नहीं है तो मेरा ख्याल है कि उन पॉलिटिकल नैरेटिव्स, और जहां तक आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कहा है, ये वाइबल नहीं है। अल्टीमेटली आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा और आपको प्रोविंसेस के अंदर बनाना पड़ेंगे। और ये जो आपकी पेंडेंसी है सूबों में भी ये दायराकार जो है, तभी आप इस मसले में ताकि आम आदमी जो इंसाफ है वो अदालतों से मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामला है अदालतों में ज़ेर समाअत है, वहीं से उनको इंसाफ मिलेगा। दूसरी जानिब जो उनका प्रोटेस्ट का हक है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।